हेलो एवरीवन, नमस्कार। छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए 171 तक हमने देख लिया था, सेक्शन 171 तक। आज 172 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाए। उसके अतिरिक्त राजस्थान और एमपी सिविल जज के लिए एक क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ये क्रैश कोर्स 1 तारीख से 1 मार्च से स्टार्ट होगा। जो भी डिटेल्स आपको चाहिए 7987136444 पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स की खासियत ये होगी कि सिंगल फी में आप इन दोनों जुडिशरी की तैयारी कर पाएंगे। जितने भी मेजर लॉज हैं, माइनर लॉज हैं और लोकल लॉज हैं, उन सब की हम लोग तैयारी करेंगे इस क्रैश कोर्स में। लाइव रहेगा ये, ठीक है। इनकेस अगर आप मिस कर देते हैं लाइव सेशंस तो रिकॉर्डेड वर्जन्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके साथ डेली बेसिस पे जो भी लेक्चर्स इंपार्ट होंगे उसके डेली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और एट द एंड आपको 10 FLTs भी प्रोवाइड कराई जाएगी। बहुत ही नॉमिनल फी हमने रखी हुई है, ओनली 14,999। और अगर आप 1 तारीख से पहले इनरोल करते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा इस पे आपको अर्ली बर्ड ऑफर भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है राजस्थान की तैयारी करने में, एमपी की तैयारी करने में, वैकेंसीज बिल्कुल आने ही वाली है। एमपी की भी, राजस्थान की ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी है, एडवर्टीजमेंट निकलना बाकी है। तो हमारे पास टाइम वैसे ही कम है, जितनी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतनी ज्यादा अच्छे से हम लोग तैयारी कर पाएंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं 172 से। डायवर्शन, डायवर्शन से रिलेटेड एक सेक्शन और भी था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमने देखा था वो कौन सा था जो रिलेट करता है डायवर्शन से। 172 में बोला गया है, इफ भूमि स्वामी ऑफ लैंड हेल्ड फॉर एनी पर्पस, है ना। लैंड किसी भी तरीके के पर्पस के लिए यूज हो सकता है, और भूमि स्वामी उसको जो भी पर्पस से यूज कर रहा हो, अगर वो अर्बन एरिया में है या फिर जो ये अर्बन एरिया की बाउंड्री है और इससे 5 माइल की रेडियस के भीतर भीतर अगर वो है, तो ऐसे एरिया में, या फिर विलेज विद पॉपुलेशन ऑफ 2000 और अबव, है ना। या फिर ये जो लैंड है ये विलेज में है जिसकी पॉपुलेशन 2000 लोगों की है या फिर अबव प्लस, है ना। या फिर किसी और अदर एरिया में है एज नोटिफाई बाय द स्टेट गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करा हुआ है। तो इन तीनों ही जगह पे अगर कोई लैंड ऐसा है जो किसी पर्पज से यूज हो रहा हो अदर देन एग्रीकल्चर, है ना, विशेष टू डाइवर्ट हिज होल्डिंग और एनी पार्ट देयर ऑफ, कोई पर्पस पे यूज हो रहा है और वो जो भूमि स्वामी है इन तीनों जगहों पे, जो एक और हमने देखी स्टेट गवर्नमेंट वाली, अगर वो चाहता है डाइवर्ट करवाना लैंड को किसी अलग पर्पस से, अलग पर्पस में यूटिलाइज करने के लिए, है ना, अदर पर्पस पे, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। तो इस बात को भूलिएगा मत, है ना, कहीं ऑब्जेक्टिव यहां से नहीं बन जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये याद रखना भी जरूरी होती है। तो एक्सेप्ट एग्रीकल्चर अगर वो डाइवर्ट करवाना चाहता है लैंड को तो कहां पे अप्लाई करेगा, किसकी परमिशन जरूरी रहेगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की। बस इतनी सी बात यहाँ पे बताई गई है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में आपको तहसीलदार भी आ सकता है, एसडीओ भी आ सकता है, कलेक्टर भी आ सकता है, कुछ भी आता है। तो याद रखिएगा 172 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको दे रखी है ना। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या कर सकता है, या तो परमिशन जो मांगी है उसको ग्रांट कर सकता है कि ठीक है आप डाइवर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, या फिर रिफ्यूज कर सकता है, इधर रिफ्यूज या फिर ग्रांट, ठीक। आगे देखते हैं उसके बाद में प्रोविजो यहाँ पे दे रखे हैं काफी सारे, उनको भी अच्छे से समझना है हमें। प्रोवाइड अ डेट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नेग्लेक्ट और ओमिट फॉर 3 months आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन, है ना। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन आपने मांग ली, उसने क्या करा, उस पर ध्यान नहीं दिया, है ना, या जानबूझ के ध्यान नहीं दिया, दोनों चीजें, है ना, नेग्लेक्ट या ओमिट, भूल गया, ठीक।
3 कंसेक्यूटिव मंथ के आफ्टर रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, जिस समय उसके पास में वो इंफॉर्मेशन आई, एप्लीकेशन आई, उससे 3 महीने यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। उसने ओमिट कर दिया, उसके बाद में क्या होगा, अप्लीकेंट क्या करेगा या जो भूमि स्वामी है वो क्या करेगा, और ये जो नेग्लेक्ट और ओमिट है इसका मतलब इधर रिफ्यूजल भी नहीं दिया है और ना ही ग्रांट करी है परमिशन, ठीक है ना। तो आप बोलोगे नेग्लेक्ट और ओमिट क्या है, रिफ्यूजल और ग्रांट की है। अब अगर ऐसा हो जाता है तो भूमि स्वामी क्या करेगा, उसको फिर से एक यहाँ पे 6 महीने की अवधि देगा, है ना, मतलब कानून अवधि देगा, 6 महीने की भूमि स्वामी नहीं देगा। और उसमें क्या होगा, एक रिटर्न कम्युनिकेशन कॉलिंग फॉर द अटेंशन ऑफ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, एक रिटर्न कम्युनिकेशन वापिस से एक पत्र लिख के इस कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी को भूमि स्वामी बोलेगा, सर मैंने आपको एक एप्लीकेशन दी थी परमिशन के लिए, वो अभी तक आपने ना रिफ्यूजल दिया है उस पर, ना ग्रांटिंग दिया है, कृपया उस पर ध्यान दें, है ना। इस तरह से एक रिटर्न कम्युनिकेशन देगा और उस रिटर्न कम्युनिकेशन की 6 महीने के भीतर भीतर फिर इस कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी को इधर रिफ्यूजल या ग्रांट देना जरूरी हो जाएगा फिर से, है ना। तो एक तो 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के टाइम पे अगर वो नहीं करता है तो फिर भूमि स्वामी उसको फिर से याद दिला सकता है कि साहब इस तरह से एप्लीकेशन आपके पास आई थी, नहीं होती है 6 महीने का, फिर यहाँ से अवधि चालू हो जाएगी अगर रिटर्न कम्युनिकेशन दिया है, याद दिलाया गया तो। और अगर इस 6 महीने पे भी वो अगेन नेग्लेक्ट या ओमिट करता है, कुछ भी इस तरह से नहीं देता है, रिफ्यूजल या ग्रांट नहीं करता है परमिशन को, तो फिर क्या मान लिया जाएगा, इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ग्रांट, ये मान लिया जाएगा कि परमिशन ग्रांट हो चुकी है, एंड डेट टू विदाउट एनी कंडीशन। अगर कोई कंडीशन इंपोजिशन होती वहां पे ग्रांट के साथ में तो वो अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान ही नहीं दिया उसकी तरफ, आपने ना रिफ्यूजल करा है ना ग्रांट करा है, तो फिर ये विदाउट कंडीशन हो जाएगा। ठीक, क्लियर। थोड़ा जल्दी चल रहे हैं हम लोग क्योंकि बहुत सारा हमको कवर करना है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैं आपको समझाने का प्रयास और प्रयत्न कर रहा हूं। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अच्छा, वीडियो कैसा लगता है ये भी बताइएगा, लेक्चर में कोई परेशानी तो नहीं है ना। और लेक्चर को जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा, वीडियोस को लाइक करिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे, provided further that if a bhumi swami of land which is reserved for a purpose other than agriculture in development plan, ठीक है। अब यहाँ पे बात करी गई है कि अगर भूमि स्वामी के पास जो जमीन है वो रिजर्व्ड है किसी पर्पस के लिए, रिजर्व्ड है किसी पर्पस के लिए, जो पर्पस कहां पे है, डेवलपमेंट प्लान के तहत वो पर्पस आता है। मतलब सीधी बात है, अदर देन एग्रीकल्चर हो गया, यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात हम नहीं कर रहे हैं ना, डेवलपमेंट प्लान में एग्रीकल्चर तो आएगा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है विच इज रिजर्व फॉर अ पर्पस अदर देन एग्रीकल्चर इन द डेवलपमेंट प्लान बट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, है ना। रिजर्व तो है डेवलपमेंट प्लान के रूप में, लेकिन अभी भी उसको एग्रीकल्चर के रूप में यूज कर रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि आपका जो लैंड है वो एग्रीकल्चर पर्पस में यूज हो रहा है और एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही असेस्ड है, लेकिन उसको आप किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, अदर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, से फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस एंड एनी अदर थिंग। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए डाइवर्टेड है तो उसमें विदाउट परमिशन आप या अपनी स्वेच्छा से छोटे मोटी खेती या कल्टीवेशन कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल वे में उसको यूज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। उसका स्ट्रिक्टली यहाँ पे मनाही नहीं करी गई है इस एक्ट में, जहां तक हम इन सेक्शनों से समझते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि लैंग्वेज क्या बोल रही है, रिजर्व्ड फॉर पर्पस अदर देन एग्रीकल्चर इन द डेवलपमेंट प्लान बट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, है ना। तो एग्रीकल्चर कर रहा है, भले ही वो रिजर्व्ड है, कोई बात नहीं। विशेस टू डाइवर्ट हिज लैंड और एनी पार्ट देयरऑफ टू द पर्पस फॉर व्हिच इट इज रिजर्व्ड इन द डेवलपमेंट प्लान, है ना। अब ये मत समझ लेना यहाँ से मैंने एक आपको जो समझाया है कि आप पूरा ही उसको कृषि में यूज कर रहे हैं, है ना, वो नहीं होगा। थोड़ा बहुत अपने काम के लिए हम तो यूज कर सकते हैं, अपन घर में भी इस तरह की चीजें गतिविधियां चलाते रहते हैं, तो उसकी कोई बात नहीं है ना। ठीक, तो क्या बोल रहा है ये प्रोविजो, विशेस टू डाइवर्ट हिज लैंड और एनी पार्ट देयरऑफ टू द पर्पस फॉर व्हिच इट इज रिजर्व्ड इन द डेवलपमेंट प्लान, जिस डेवलपमेंट प्लान के लिए रिजर्व्ड है उसके लिए डाइवर्ट कराने की वो इच्छा रखता है, और लैंड और एनी पार्ट देयरऑफ व्हिच इज असेस्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस एंड सोशल एरिया, ठीक है। तो क्या करेगा, इतना याद रख लो, अगर रिजर्व्ड वाली कैटेगरी में वो आ रही है रिजर्व्ड डेवलपमेंट प्लान के लिए,
तो उस कैटेगरी में क्या होगा, लास्ट वाले में हमने देखा कि एक परमिशन रिक्वायर्ड रहेगी और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक रिटर्न इंफॉर्मेशन ऑफ इंटेंशन दिया जाएगा भूमि स्वामी के द्वारा, किसको, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, एंड इट शैल बी सफिशिएंट एंड नो परमिशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो लास्ट वाले सेक्शन में हमने देखा था परमिशन रिक्वायर्ड थी, यहां पे परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ एक रिटर्न इंफॉर्मेशन देना है। रिटर्न इंफॉर्मेशन इज नीडेड when the land is reserved for any development purposes and Bhumi Swami wishes to divert his land for the said purpose, है ना, रिटर्न इंफॉर्मेशन देगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, दैट्स ऑल, अपने इंटेंशन की कि मैं उस डाइवर्ट कर रहा हूं और अब उसी में यूज करूंगा जो पर्पस के लिए ये रिजर्व है। आगे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इट शैल बी कंपलसरी टू एस्टेब्लिश माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्रीज। अब यहां पे बात करी गई है कि आपने डाइवर्ट तो करवा लिया भैया, है ना, इधर बाय परमिशन लेके या परमिशन ना लेके, दोनों तरीके से डाइवर्ट करवा लिया, रिटर्न इंफॉर्मेशन के थ्रू भी डाइवर्ट करवा लिया। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस इंपोज करी गई है 3 साल और 5 साल वाली, ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जामिनेशन में बहुत रिलेवेंट है ये चीजें। क्या है, इट शैल बी कंपलसरी टू एस्टेब्लिश माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, है ना, 3 साल के भीतर भीतर आपको एमएसएमई इंडस्ट्रीज जो रहती है उनका एस्टेब्लिशमेंट करना जरूरी है, या फिर विद इन अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स इन केस ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, अगर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए मेजर इंडस्ट्री तो 5 साल के भीतर भीतर उसका एस्टेब्लिशमेंट करना जरूरी हो जाता है। फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस ऑफ डाइवर्शन ऑफ लैंड डाइवर्टेड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, अगर इंडस्ट्रियल पर्पस में डाइवर्ट हो रही है तो जिस दिन को नोटिस गया है उस दिन से इसकी कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। If production after establishment of industry does not start within above mentioned specified period, then diversion shall automatically be deemed to have become void। अगर इन 3 साल और 5 साल में जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट नहीं होता है तो ये डाइवर्शन अपने आप में क्या माना जाएगा, void माना जाएगा। ठीक, ऑटोमेटिकली बी डीम्ड टू बी void। आगे, प्रोवाइडेड आल्सो फर्दर दैट द स्टेट गवर्नमेंट में एक्सटेंड, ठीक है, स्पेशल रीजंस अगर कुछ होते हैं स्टेट गवर्नमेंट को जरूरी लगता है तो वो क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है इन पीरियड्स को। ठीक, ठीक है, ये वाला प्रोविजन हमारे काम का नहीं है। अगर रेगुलराइजेशन रहता है इलीगल कॉलोनीज का तो उसके बारे में ये वाला प्रोविजो बताया गया है ना, जो डाइवर्टेड नहीं है तो यही माना जाएगा कि अगर डेवलपमेंट प्लान में वो आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे और ये माना जाएगा कि वो डाइवर्ट हो चुका है और बस उसकी जो प्रीमियम है और जो लैंड रेवेन्यू है वो पे करना है और बाकी वो डाइवर्ट माना जाएगा, अगर डेवलपमेंट प्लान के अनुरूप वो आ रहा है, उसके प्रोविजंस में वो आ रहा है तो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इजी है, कुछ भी नहीं है, बस कुछ एक्ट्स बता रखे हैं जिसके तहत ये रेगुलराइजेशन ऑफ कॉलोनीज होगा, है ना, अवैध जो कॉलोनी रहती है, पेपर में भी आए दिन खबरें आती रहती हैं, उनको किस तरह से डाइवर्ट करके रेगुलराइज्ड करा जाता है ना। चलिए, परमिशन टू डाइवर्ट में बी रिफ्यूज्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है हमने देखा था वो इधर रिफ्यूज कर सकती है या फिर ग्रांट कर सकती है। अब रिफ्यूज कौन से ग्राउंड पे करेगी वो यहाँ पे दे रखा है सब सेक्शन 2 में, ओनली ऑन द ग्राउंड दैट डाइवर्शन इज लाइकली टू कॉज अ पब्लिक न्यूसेंस और द भूमि स्वामी इज अनेबल और अनविलिंग टू कंप्लाई द कंडीशंस, है ना, अगर किसी तरह का कोई पब्लिक न्यूसेंस होगा तो रिफ्यूज कर सकती है, ये ग्राउंड है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में, या फिर जो कंडीशंस वहां पे बताई गई हैं कि अगर आप इन कंडीशंस को फॉलो करते हो तो हम परमिशन देने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो भूमि स्वामी उन कंडीशंस के लिए कॉम्प्लाई नहीं करता या इच्छा जाहिर नहीं करता कि हाँ हम कॉम्प्लाई करेंगे, ठीक है, अनविलिंग है, तो ये ग्राउंड बन सकते हैं आपके रिफ्यूजल के। आगे सबसेक्शन 3, कंडीशंस में भी इम्पोज्ड ऑन डाइवर्शन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड नो अदर्स। अब कंडीशंस कौन कौन सी डाइवर्शन जब होगा उस पर इम्पोज करी जा सकती है वो यहाँ पे बताई गई है, तो वो एक बार देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है ना, टू सिक्योर पब्लिक हेल्थ सेफ्टी एंड कन्वीनियंस, मतलब कुल मिला के सहूलियतों वाली बात यहाँ पे करी गई है। आगे सबसेक्शन 4 में, इफ एनी लैंड हैज बीन डाइवर्टेड विदाउट परमिशन बाय द भूमि स्वामी। अब अगर कोई लैंड डाइवर्ट हुआ है विदाउट परमिशन ऑफ द भूमि स्वामी, है ना, भूमि स्वामी से पूछे बिना ही डाइवर्ट हुआ है तो, और बाय एनी अदर पर्सन,
विथ और विदाउट द कंसेंट ऑफ द भूमि स्वामी, या किसी और व्यक्ति के द्वारा डाइवर्ट हुआ है इधर विथ और विदाउट द कंसेंट ऑफ भूमि स्वामी, है ना। मतलब पहले में हम ये मान सकते हैं कि सरकार भी आ सकती है पहले वाली कैटेगरी में, दूसरे में कोई व्यक्ति आ सकता है। तो क्या होगा, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन रिसीविंग इन्फॉर्मेशन देयर ऑफ may impose on the person responsible for the diversion penalty not exceeding 10,000 rupees and may proceed in accordance with the provision of as an application for permission divert has been made। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर उसकी कंसेंट, आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से इतना याद रख लो कि उसकी कंसेंट या परमिशन के बिना, भूमि स्वामी की कंसेंट या परमिशन के बिना लैंड डाइवर्ट की एप्लीकेशन दी है और डाइवर्ट हो चुका है, तो फिर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है बस वो एक पेनल्टी इंपोज कर देगी, जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा डाइवर्शन के लिए, जिसकी वजह से यह डाइवर्शन हुआ है, कितनी 10,000 रुपीज की एक पेनल्टी इंपोज कर देगा, और उस एप्लीकेशन को ये मान लिया जाएगा जैसे कि एप्लीकेशन भूमि स्वामी ने ही लगाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पेनल्टी बहुत ज्यादा रिलेवेंट है एग्जामिनेशन के लिए। इफ एनी लैंड हैज बीन डाइवर्टेड इन कंट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर पास्ड, जो ऑर्डर आया उस कंट्रावेंशन से एक लैंड डाइवर्ट हुआ है, या फिर कंडीशन जो इंपोज करी गई है उसका कंट्रावेंशन हुआ है, तो फिर क्या होगा, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में सर्व नोटिस ऑन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सच कंट्रावेंशन। एक नोटिस इश्यू हो जाएगा जिस व्यक्ति ने कंट्रावेंशन करा है, वो भूमि स्वामी हो सकता है, कोई और हो सकता है ना। डायरेक्टिंग हिम विद इन अ रीजनेबल पीरियड टू यूज द लैंड फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पस। क्या बोला जाएगा उस नोटिस में कि आपकी जो जमीन है, जो लैंड है, भूमि है, उसको ओरिजिनल पर्पस के हिसाब से आप यूज करना चालू करें क्योंकि आपने कंट्रावेंशन करा है, और टू ऑब्जर्व द कंडीशन, या फिर जो कंडीशन है उसको फॉलो करें। आगे, सच नोटिस में रिक्वायर सच पर्सन टू रिमूव एनी स्ट्रक्चर टू फिल अप एनी एक्सकेवेशन, और अगर कुछ गलत तरीके से कुछ स्ट्रक्चर खड़ा करा है तो उसको हटा ले, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, और टू टेक सच फर्दर स्टेप एज मे बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर दैट द लैंड मे बी यूज्ड फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पसेस। आगे, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में ऑल्सो इम्पोज ऑन सच पर्सन पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 1,000 रुपीज फॉर सच कंट्रावेंशन, है ना। और इसी सबसेक्शन में एक तो हमने 10,000 की पेनल्टी देखी थी लास्ट सबसेक्शन में, इसमें है 1,000 की पेनल्टी लगाई जाएगी, और उसके साथ में अगर वो कंट्रावेंशन फर्दर चलता है ना, तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से उस व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी इंपोज करते जाएंगे। मतलब ये 1,000 तो लगाई जाएगी, और जब तक वो चलाता रहता है तब तक भैया 100 रुपीज पर डे के हिसाब से भी चलती जाएगी, जब तक उसने बंद नहीं करा कंट्रावेंट करना। आगे, इफ एनी पर्सन सर्व्ड विद द नोटिस अंडर सबसेक्शन 5 fails within the period stated in the notice to take steps। अब जिसको नोटिस सर्व हुआ है इस व्यक्ति को, है ना, कि कंडीशंस आप फॉलो करना चालू कर दो, या जो आपका लैंड यूसेज है वो ओरिजिनल जो पर्पस था उसमें चालू कर दो, वो फेल करता है ना, कुछ भी नहीं मानता, नोटिस टू टेक स्टेप्स, देन क्या कहोगा, कंप्लेंट अथॉरिटी में हिमसेल्फ टेक सच स्टेप्स और कॉज देम टू बी टेकन, एंड एनी कॉस्ट इनकर्ड इन सो डूइंग विल बी रिकवरेबल एज एन एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी खुद आ जाएगी और बोलेगी ठीक है, हम अपने हिसाब से ये जो कंडीशन है इनको फॉलो करवाते हैं, और जो भी इसकी कॉस्ट आएगी वो रिकवरेबल रहेगी एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक, अब एक्सप्लेनेशन 1 मोस्ट इंपोर्टेंट आपका डायवर्शन जो बताया गया है ना। मैंने एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कहाँ है, वो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। डायवर्शन इन दिस सेक्शन मींस यूजिंग एंड असेस टू वन पर्पस अंडर सेक्शन 59 टू एनी अदर पर्पस मेंशन देयर इन, है ना। एक पर्पस के लिए जो आप यूज कर रहे हो उसको हटा के दूसरे पर्पस में आप यूज करना चाहते हो जिस जमीन को, वो डायवर्शन कहलाता है। बट यूजिंग लैंड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर वेयर इट इज असेस्ड विद रेफरेंस टू एनी अदर पर्पस शैल नॉट बी डीम्ड टू बी डायवर्शन। ठीक है ना, एक पर्पस है आपका एग्रीकल्चर मान लो, इंडस्ट्रियल मान लो, है ना, और बी हो गया दूसरा जो इंडस्ट्रियल पर्पस है। ये दोनों आपके पर्पसेस हैं। थोड़ा नॉइस आ रहा है ना, पास में काम चल रहा है तो उसको थोड़ा क्लियर करिएगा, सॉरी फॉर डेट। तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा था, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए डाइवर्ट अगर यूज करेंगे तो उसको डाइवर्शन माना जाएगा। ठीक है ना, वो करवाना जरूरी है, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए वो यूज हो रहा है और वहां पे एग्रीकल्चर
से संबंधित कार्य हो रहा है तो उसको डायवर्शन की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, है ना, जो पहले हमने देखी थी वही बातें। शैल नॉट बी डीम्ड टू बी डायवर्शन। आगे डेवलपमेंट प्लान के बारे में कुछ बताया गया है, एक्सप्लेनेशन सेकंड वो देख लो। 173 क्या बोलता है, रिलिंक्विशमेंट की बात करता है 173, त्यजन, है ना, अपने अधिकारों को त्यागना। रिलिंक्विशमेंट सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड अंडर दिस कोड, भूमि स्वामी में रिलिंक्विश हिज राइट्स, है ना, भूमि स्वामी के पास में क्या अधिकार है कि उसके जितने भी राइट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में रिलिंक्विश कर सकता है, रिजाइन कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू एनी इनकम्ब्रेंस या फिर चार्ज, है ना। ये जो चीजें हैं, अगर किसी तरह कोई इनकम्ब्रेंस चार्ज है तो उसको पहले उस इनकम्ब्रेंस और चार्ज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके पास में ए नाम की ये भूमि है और इसके ऊपर जितने भी भूमि स्वामी के अधिकार हैं वो बोलता है कि मैं अधिकार त्यागता हूं, अधिकार त्यागने से क्या हो जाएगा, जो एलआर वगैरह की उसकी लाइबिलिटीज है वो सारी खत्म हो जाती है ना, मैं अपने अधिकार त्यागता हूं स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में। लेकिन अगर किसी सी नाम के व्यक्ति ने, C1 या D1 नाम के व्यक्ति ने इसके ऊपर मॉर्गेज वगैरह दे रखा है, क्रिएट कर रखा है, तो इनके जो अमाउंट है उसको, जो सिक्योर अमाउंट है, पहले उसको पे ऑफ करना जरूरी है, तभी ये हो पाएगा, वरना ऐसे तो अधिकार त्याग दे और ये लोग फिर बर्बाद हो जाए, तो ये अलाउड नहीं है, है ना, सब्जेक्ट टू इनकम्प्रेंस और चार्ज। तो देखते आते हैं प्रोविजन में फिर से, डेट इज रिजाइन देम इन फेवर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बट सब्जेक्ट टू एनी राइट्स, टेन्योर, इनकम्प्रेंसेस और इक्विटीज लॉफुली सब्सिडिंग फेवर ऑफ एनी पर्सन अदर देन द स्टेट गवर्नमेंट और द भूमि स्वामी, है ना। आगे, बाय गिविंग नोटिस एंड राइटिंग टू द तहसीलदार, किस तरह से छोड़ सकता है वो ध्यान रखो, एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। तहसीलदार अथॉरिटी यहाँ पे दे रखी है, नोटिस देगा तहसीलदार को ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ईयर, कम से कम कितने दिनों का, कम से कम बात करी गई, कम से कम 30 दिवस का नोटिस देना जरूरी है, 30 दिवस कम से कम, किसके पहले, जो एग्रीकल्चर ईयर आपका चालू होने वाला है उसके पहले कम से कम 30 दिन का। एग्रीकल्चर ईयर कब चालू होगा मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और फिर ये इफेक्ट कब से होगा, thereupon he shall cease to be भूमि स्वामी from the agriculture year next following, जो next following agriculture year होगा उससे ये जो आपका सीजर है, रिलिंक्विशमेंट है, इसको लागू कर दिया जाएगा। In case of relinquishment of only a part of the holding, तो तहसीलदार apportion the assessment of the holding in accordance with the, ठीक है, अगर वो सिर्फ होल्डिंग का एक पार्ट रिलिंक्विश करता है तो फिर इसका अलग से असेसमेंट होगा, इसका अलग से असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से चीजें चलेंगी। आगे, प्रोवाइडेड एट द रिलिंक्विशमेंट ऑफ होल्डिंग और एनी पार्ट ऑफ द होल्डिंग व्हिच इज सब्जेक्ट टू इनकम्प्रेंस और चार्ज शैल नॉट बी वैलिड, है ना, जैसे मैंने बताया, अगर उसके ऊपर कोई या तो पार्ट दिया है या पूरी होल्डिंग ही रिलिंक्विश करी है और वो सब्जेक्ट टू एनी चार्ज है, किसी का कोई मॉर्गेज वगैरह वहां पे क्रिएटेड है, तो अगर वो इस तरह से रिलिंक्विश करता है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा, नॉट वैलिड, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसको पहले इनको सेटिस्फाई करना जरूरी है, जो चार्ज है उसको फ्री करना जरूरी है। Now, relinquishment of diverted land under 172 of this code may be made in accordance with subsection 1 by giving written information to the subdivisional officer, ठीक है। डाइवर्टेड लैंड 172 में जो है उसका अगर रिलिंक्विशमेंट हो रहा है तो रिटर्न इंफॉर्मेशन किसको दिया जाएगा, एसडीओ को। यह हुआ हमारा सेक्शन 173। इसमें अगर कोई डाउट हो, मैं कुछ ढंग से नहीं समझा पाया हूं, है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं 174 में, डिस्पोजल ऑफ रिलिंक्विस्ड सब डिविजन, डिस्पोजल ऑफ रिलिंक्विस्ड सब डिविजन। अब अगर कोई सब डिविजन है, कोई सब डिविजन हमने देखा था, सब डिविजन किसका हो सकता है, सर्वे नंबर का या फिर प्लॉट नंबर का, इनका जो भी सब डिविजन है ना, इसका रिलिंक्विशमेंट हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, पहली तो अथॉरिटी जो आपको दे रखी है वो ध्यान रख लो, ये सब आपको बाय हार्ट लर्न करना है एग्जामिनेशन के लिए। तहसीलदार शाल ऑफर द राइट टू ऑक्यूपाई सच सब डिविजन एट सच प्रीमियम एज थिंग्स फिट, है ना, तो ये जो सब डिविजन्स यहाँ पे सर्वे नंबर के या प्लॉट नंबर के रिलिंक्विश हो रहे हैं,
तो जो बाकी का सब डिविजन जिसके पास में है, बाकी का सब डिविजन जिसके पास में है ऑफ दिस सर्वे नंबर या फिर प्लॉट नंबर, उस भूमि स्वामी को एक ऑफर करेगा कि आप इस पर्टिकुलर अमाउंट की प्रीमियम पे इनको एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है ना। things fit to the Bhumi Swami of the other subdivision of the same survey number or plot number, and if there be a competition among such Bhumi Swami, he shall sell such right to the highest bidder among them। और अगर किसी तरह कोई कंपटीशन है ना, एक से ज्यादा सब डिविजन्स वहां पे हैं सर्वे नंबर प्लॉट नंबर के, और मान लीजिए 4 व्यक्ति खड़े हो गए, तो फिर उनके बीच में कंपटीशन हुआ, तो फिर वो सेल होगा ऑक्शन के थ्रू द्वारा। जो हाईएस्ट बिडर रहेगा, HB हाईएस्ट बिडर रहेगा, उसको ये अलॉट कर दिया जाएगा जो पार्ट रिलिंक्विज्ड हुआ है ना। तो 174 कंप्लीट। नाउ 175 राइट ऑफ वे टू रिलिंक्विज्ड लैंड। राइट ऑफ जो लैंड है, मान लीजिए 2 है ना, ये वाली रिलिंक्विज्ड कर दी है, लेकिन इस लैंड में जाने के लिए आपके पास में जो रास्ता था वो मान लीजिए यहीं से होके जा रहा था, ये पूरा एक रास्ता है, यहीं से होके जाना है। तो फिर ये जो अधिकार है इस लैंड पे जाने का, ए वाले पे जाने का, भले ही रिलिंक्विज्ड हो गया है, और जिस आदमी ने खरीदा है, मान लीजिए जिसका नाम है D1, रिलिंक्विज्ड का नाम है बी, नहीं B1 ने रिलिंक्विज्ड करा है, D1 ने फिर वो अधिकार लिए हैं, उसने खरीदा है। अब क्या होगा, वो बोलेगा कि भैया यहाँ से राइट ऑफ वे जो है, बी मना कर सकता है क्या कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, B1 मना कर सकता है क्या कि ये मेरी दूसरी जमीन है, यहाँ से मैं नहीं जाने दूंगा, नहीं, ये जो जाने का अधिकार है राइट ऑफ वे, ये हमेशा प्रिवेल करेगा, और D1 अधिकारी रहेगा इस लैंड को एक्सेस करने के लिए उस वे के द्वारा। देख लेते हैं, इफ एनी पर्सन रिलिंक्विशेस हिज राइट टू लैंड द वे व्हिच लाइज थ्रू द अदर लैंड रिटेन्ड बाय हिम, जो अदर लैंड उसके द्वारा रिटेन करी गई है ना, और वहां से रास्ता जा रहा है, एनी फ्यूचर होल्डर ऑफ लैंड रिलिंक्विज्ड शैल बी इंटाइटल्ड टू राइट ऑफ वे थ्रू द लैंड रिटेन्ड, जो लैंड रिटेन है उसके द्वारा अगर रास्ता जा रहा है तो वहां से वो अधिकारी रहेगा जिस व्यक्ति ने लैंड खरीदी है ना। अब आगे आते हैं, अबैंडनमेंट ऑफ होल्डिंग 176, परित्याग करना, अबैंडनमेंट ऑफ होल्डिंग। अब रिलिंक्विज्ड जैसा ही है ये भी, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है। इफ भूमि स्वामी सीजेस टू कल्टीवेट हिज होल्डिंग, वहां पे वो अपनी इच्छा से त्याग रहा था, अब यहाँ पे क्या है, सीजेस टू कल्टीवेट हिज होल्डिंग, है ना, पहली बात सीजेस टू कल्टीवेट, दूसरी डज नॉट पे लैंड रेवेन्यू एंड हैज लेफ्ट द विलेज, डजंट पे प्लस लेफ्ट, ceases to cultivate for 2 ईयर। ठीक है ना। तो 2 कंडीशंस यहाँ पे दे रखी हैं, या तो वो खेती करना बंद कर देता है फॉर 2 ईयर्स इधर बाय हिमसेल्फ और बाय सम अदर पर्सन, अगर कोई और व्यक्ति भी करता था तो उसके द्वारा भी नहीं हो रही है, या फिर डजंट पे द लैंड रेवेन्यू एंड हैज लेफ्ट द विलेज, है ना। अब अगर खेती नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई पे वाली, जब वो खेती करेगा ही नहीं तो LR कहां से देगा, लैंड रेवेन्यू कहां से देगा, है ना। और लेफ्ट द विलेज इन विच ही यूजुअली रिसाइड्स, अब ऑथोरिटी यहाँ पे तहसीलदार में आफ्टर सच इंक्वायरी टेक पोजीशन ऑफ द लैंड एंड लेट इट आउट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 एग्रीकल्चर ईयर एट अ टाइम। तो तहसीलदार साहब आ जाएंगे, उस जमीन का पोजीशन ले लेंगे और उसको फिर लेट आउट कर देंगे खेती करने के लिए, फॉर कितने टाइम के लिए, 1 ईयर एट अ टाइम। ऐसा नहीं 5 साल के लिए दे दिया, 4 साल के लिए दे दिया, है ना। यहाँ पे सीलिंग लिमिट आपकी 1 साल की बताई गई है, एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 साल के लिए तहसीलदार साहब लेट कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 एग्रीकल्चरल ईयर एट अ टाइम। आगे, वेयर द भूमि स्वामी और द पर्सन लॉफुली एंटाइटल्ड टू लैंड क्लेम्स इट, अब इनकी नींद खुली कुछ टाइम के बाद में कि भैया ये जो जमीन है इस तरह से चली गई है और लेट आउट कर दी गई है, तो ये कभी भी आके क्लेम कर सकते हैं, है ना। जब इनकी नींद खुलेगी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इनकी नींद खुलने का टाइम जो है वो निश्चित करा गया है 3 ईयर्स। ठीक है, कितने, 3 ईयर्स।
lawfully entitled to the land claims it within a period of 3 years from the commencement of the agriculture year next following, है ना, 3 साल के भीतर भीतर वो क्लेम कर सकते हैं। और तहसीलदार टुक द पोजीशन ओनर, इट शैल बी रिस्टोर्ड टू हिम ऑन द पेमेंट ऑफ द ड्यूज। और जो तहसीलदार साहब थे वो इनको फिर रिस्टोर करवा देंगे जो पोजीशन लिया था। बस एक कंडीशन लगाएंगे कि जो भी ड्यूज हैं वो सब आप पहले क्लियर कर दो, वो क्लियर करेंगे तो लैंड इनको रिस्टोर हो जाएगा फिर से। ठीक, क्लियर। वेयर नो क्लेम इज प्रिफर्ड, अब क्लेम करा ही नहीं उन्होंने, और या फिर अगर क्लेम करा और वो रिजेक्ट हो गया, डिसअलाउड हो गया, है ना, कोई भी गलत इंसान आके भी क्लेम कर सकता है भैया ये जमीन हमारी थी हमें दे दो, तो ऐसा थोड़ी उठा के दे दी कि अच्छा अच्छा आप आ गए दे दी, है ना, ऐसा नहीं होगा। उसकी पहले इंक्वायरी होगी, पता लगाया जाएगा कि वाकई में ये हकदार हैं इस जमीन के, इन्हीं की जमीन थी, किसकी थी, है ना। तो क्लेम या तो करा ही नहीं, वो व्यक्ति जो था वो आया ही नहीं, या फिर आया तो उसका क्लेम डिसअलाउड हो गया। देन तहसीलदार शैल मेक एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग द होल्डिंग अबांडन। उसके बाद में यहाँ पे सब सेक्शन 3 में बात है डिक्लेरेशन की। फिर तहसीलदार क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे होल्डिंग को एज अबांडन, ये छोड़ दी गई भूमि है, इसका कोई मालिक नहीं है, हमें पता नहीं है कौन है ना। अबांडन एंड शैल वेस्ट एब्सोल्युटली इन द स्टेट गवर्नमेंट, जिस दिन से ये आदेश आएगा, डिक्लेरेशन आएगा, उस दिन से ये जमीन स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में चली जाएगी पूर्णतः। आगे, where holding is declared abandoned, the liability of Bhumi Swami for the arrears of revenue due from him in respect thereof shall be discharged। अब एक बार ये हो गया तो फिर एक रिलीफ दे दिया गया है ना, एंड में रिलीफ बोल लो, तसल्ली बोल लो, झूठी तसल्ली भूमि स्वामी को कि ठीक है भैया अब आप लैंड रेवेन्यू के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अब आप पे मत करो, ठीक है, अब जमीन तो चली गई, है ना, तो क्या ही कर सकते हैं फिर, तो ये एक डिस्चार्ज हो जाएगी इनकी जो लाइबिलिटी थी यहां से। आगे 177 में डिस्पोजल ऑफ होल्डिंग्स की बात करी गई है। डिस्पोजल ऑफ होल्डिंग क्या बोला है, इफ भूमि स्वामी हुज लैंड हैज बीन असेस्ड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर अंडर सेक्शन 59 और हु होल्ड्स लैंड फॉर ड्वेलिंग पर्पस डाइज विदाउट नॉन heirs, the तहसीलदार shall take possession of his land and may lease it for a period of 1 year। ठीक है, तो अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए असेस्ड थी या फिर ड्वेलिंग पर्पस के लिए असेस्ड थी और जो भूमि स्वामी था उसकी मृत्यु हो गई है ना, मृत्यु हो गई है विदाउट लीगल एयर्स, जिनको जानते नहीं है ना, उसने कहीं मेंशन नहीं कर रखा है, वो चल बसा है, तो उसके बाद में जो तहसीलदार साहब हैं वो क्या करेंगे, उस जमीन का पोजीशन ले लेंगे और लीज कर देंगे, लीज आउट कर देंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट ए टाइम, जैसा पहले हमने देखा था उसी तरीके से यहाँ पे भी 1 साल के लिए लीज आउट हो जाएगा, अथॉरिटी रहेगी तहसीलदार। ये कीवर्ड्स जिस तरह से मैं लिखा रहा हूं इस तरह से आप लोग तैयार करिएगा इन चीजों को। इफ विदिन 3 years ऑफ द डेट ऑफ पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट, अब यहाँ पे जैसे पिछली बार भी 3 साल के लिए बात करी गई थी क्लेमेंट की, यहाँ पे भी 3 years की बात करी गई है कि अगर कोई क्लेमेंट चाहे तो 3 साल के भीतर भीतर आके अप्लाई कर सकता है। तो अब क्लेमेंट पहुंच जाता है, टेक पोजीशन ऑफ द क्लेम अप्लाइज फॉर द होल्डिंग बिंग रिस्टोर्ड टू हिम, है ना, कि ये जो होल्डिंग है ये मुझे रिस्टोर कर दी जाए। तो फिर एक इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद में अगर तहसीलदार को सही लगता है तो उसको पोजीशन दे दी जाएगी या फिर उसका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब जो यहाँ पे आदेश निकलेगा सब सेक्शन 2 में रिजेक्ट वाला, है ना, वो किसी भी तरीके से अगर रिजेक्ट हुआ है या फिर क्लेम ग्रांट कर दिया और कोई तीसरा इंसान भी आके खड़ा हो गया कि भैया ये गलत इंसान था जिसको आपने पोजीशन दे दिया है, तो दोनों ही कंडीशन में ये जो आदेश आएगा कुल मिला के बात है ग्रांट वाला या रिजेक्ट वाला, इसकी ना तो कोई अपील होगी ना कोई रिविजन होगा, लेकिन एक यहाँ पे भी सुविधा दे दी गई है कि आप 1 साल के भीतर भीतर जो कम्युनिकेशन हुआ है ना आदेश का, रिजेक्शन वाला या ग्रांट वाला, है ना, क्लेम्स के संबंधित, वो इस आदेश के 1 साल के भीतर भीतर जिस दिन कम्युनिकेट हुआ है उसके 1 साल के भीतर भीतर आप सिविल कोर्ट इंस्टीट्यूट कर सकते हो अपना टाइटल इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक, टाइटल इस्टेब्लिश करने के लिए सिविल सूट फाइल कर सकते हो सिविल कोर्ट में। एंड इफ सच सूट इज फाइल्ड द तहसीलदार शैल कंटिन्यू टू लीज आउट द लैंड एज प्रोवाइडेड टिल द डिसीजन ऑफ द सूट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार सिविल सूट फाइल कर दिया तो ये जो यहाँ पे लीज कर रहा था
ये लीज करना बंद कर देगा तहसीलदार, है ना। वो जब तक कि इसका फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक के लिए तहसीलदार साहब क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को लीज कर सकते हैं, लेट आउट कर सकते हैं। ठीक है। इफ नो क्लेमेंट अपीयर्स विद इन 3 years, अगर कोई क्लेमेंट 3 साल के भीतर भीतर आता ही नहीं है, और इफ अ क्लेमेंट हुज क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड, या फिर जिस क्लेमेंट का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, डजंट फाइल अ सूट विद इन 1 year, है ना, उसने रिजेक्शन होने के बाद में 1 साल के भीतर भीतर सूट फाइल करा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, द तहसीलदार में सेल द डिसीज्ड भूमि स्वामी राइट इन द होल्डिंग बाय ऑक्शन, ऑक्शन के द्वारा बेच दिया जाएगा जो भी अधिकार था उस होल्डिंग में, है ना। तो 3 साल की यहाँ पे समय अवधि मैक्सिमम आपको प्रोवाइड कर रखी है, 3 साल के भीतर भीतर क्लेम करना है, उसके बाद में फिर लेट आउट वो चाहे तो करे, नहीं करे तो प्रॉपर्टी को या होल्डिंग को तहसीलदार सेल आउट कर सकता है। आगे, नोट विथ स्टैंडिंग अ क्लेमेंट हु एस्टैब्लिशेस हिज टाइटल, अब क्लेमेंट ने सिविल सूट फाइल कर दिया और अपना टाइटल एस्टेब्लिश कर दिया, शाल बी इंटाइटल्ड ओनली टू द रेंट्स पेबल अंडर सबसेक्शन 1, काय के लिए इंटाइटल होगा, जो भी बीच के समय रेंट्स मिला है उसके लिए, है ना, रेंट्स जितना भी आया उसके लिए इंटाइटल्ड होगा। या फिर अगर सेल प्रोसीड कर दी गई है किसी तरीके से, तो जो भी सेल प्रोसीड वहां पे जनरेट हुई है उस अमाउंट के लिए भी इंटाइटल होगा। तो रेंट प्लस सेल प्रोसीड्स अगर हुई है तो उसके लिए इंटाइटल होगा, माइनस जो भी ड्यूज थे और जो भी एक्सपेंसेस थे मैनेजमेंट करने के लिए प्रॉपर्टी को, वो सारे वहां से डिडक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है। आ जाओ 178 पे, पार्टीशन ऑफ होल्डिंग। लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, चलिए। पार्टीशन ऑफ होल्डिंग, इफ एनी होल्डिंग विच हैज बीन असेस्ड फॉर पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, देयर आर मोर देन 1 भूमि स्वामी, किसी भी पर्पस के लिए असेस्ड है अगर लैंड, और उस लैंड के एक से ज्यादा भूमि स्वामी हैं, तो वो तहसीलदार को अप्लाई कर सकते हैं पार्टीशन ऑफ हिज शेयर इन द होल्डिंग। देयर आर मोर देन 1 भूमि स्वामी, एनी सच भूमि स्वामी में अप्लाई टू द तहसीलदार, है ना। एक से ज्यादा भूमि स्वामी हैं, अप्लाई कर सकते हैं तहसीलदार को फॉर पार्टीशन ऑफ द होल्डिंग के लिए, ठीक है ना, पार्टीशन ऑफ हिज शेयर। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी क्वेश्चन ऑफ टाइटल इज रेज्ड, अगर टाइटल से संबंधित कोई क्वेश्चन रेज होता है तो ये जो प्रोसीडिंग्स है आपके पार्टीशन प्रोसीडिंग, ये तहसीलदार साहब क्या करेंगे, 3 महीने के लिए स्टे कर देंगे, ताकि आप सिविल कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर सको, टाइटल का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ले सको, है ना, कि किसके पक्ष में जा रहा है। 3 महीने के लिए बस यहाँ पे बताया गया है। अगर इफ अ सिविल सूट इज फाइल्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, अगर 3 महीने के भीतर भीतर सिविल सूट फाइल कर दिया तो ठीक है, तो क्या होगा, एंड स्टे ऑर्डर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिविल कोर्ट, है ना, 3 महीने के भीतर भीतर सिविल सूट फाइल कर दिया, अच्छी बात है, और यहां से स्टे ऑर्डर ले लिया, तो ये प्रोसीडिंग्स के लिए परमानेंट एक स्टे हो जाएगा। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ, सिविल सूट फाइल नहीं करा, स्टे नहीं आया, तो फिर क्या होगा, द तहसीलदार शाल स्टे हिज प्रोसीडिंग्स पेंडिंग द डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट, एंड इफ नो सिविल सूट इज फाइल्ड, है ना, अगर ये आ गया है तो परमानेंटली स्टे हो जाएगा, जब तक कि डिसीजन नहीं आ रहा। तहसीलदार क्या बोलेगा, जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता तब तक की प्रोसीडिंग्स स्टे रहेगी। और अगर ऐसा सिविल सूट फाइल ही नहीं हुआ 3 महीने के भीतर, तो फिर क्या होगा, ही शैल वेकेट द स्टे ऑर्डर एंड प्रोसीड टू पार्टीशन द होल्डिंग इन अकॉर्डिंग विद द एंट्रीज इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, है ना। अगर सिविल सूट फाइल नहीं होता है 3 महीने के अंदर, तो फिर ये जो स्टे ऑर्डर यहाँ पे 3 महीने का दिया था, इसके बाद में वो कंटिन्यू कर देगा अपने पार्टीशन प्रोसीडिंग को तहसीलदार, और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जो भी एंट्रीज है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इनका पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है ना। तहसीलदार में आफ्टर हियरिंग द कोर्ट टेन्योर डिवाइड द होल्डिंग एंड अपोर्शन द असेसमेंट, है ना, उस हिसाब से असेसमेंट वगैरह सारी चीजें हो जाएंगी। चलो 178 देख लेते हैं, पार्टीशन ऑफ लैंड इन लाइफ टाइम ऑफ भूमि स्वामी, पार्टीशन ऑफ लैंड इन लाइफ टाइम ऑफ भूमि स्वामी। अब व्हेनेवर भूमि स्वामी विशेस टू पार्टीशन हिज एग्रीकल्चर लैंड अमॉन्ग्स लीगल एयर्स, जो भी उसके बच्चे हैं, है ना, उनमें वो प्रॉपर्टी बांटना चाहता है या फिर लीगल एयर्स है उसमें बांटना चाहता है, में अप्लाई फॉर पार्टीशन टू द तहसीलदार, तहसीलदार साहब के पास में जा सकता है और फिर वो बंटवारा हो सकता है
और वो भी तहसीलदार साहब फिर क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, सब लोगों को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग प्रोवाइड कराएंगे और उसके अनुरूप फिर असेसमेंट कर देंगे वो और पार्टीशन कर देंगे। अब 178B डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर पार्टीशन ऑफ होल्डिंग। अब जो भी एप्लीकेशंस आई है पार्टीशन ऑफ होल्डिंग के लिए उनका डिस्पोजल किस तरह से होगा, तो तहसीलदार के पास में आई है, अथॉरिटी तहसीलदार है, वो एक नोटिस इशू करेगा इंटरेस्टेड पार्टीज को, जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उन सबको नोटिस इशू करेगा, उस नोटिस को पब्लिकली पब्लिश करेगा, एडवर्टाइज करेगा, एंड जो भी एप्लीकेशंस आई है उनको कहाँ पे एंटर करेगा, ई नामांतरण पोर्टल पे। ठीक है, एक यहाँ पे पोर्टल का नाम बताया है, ई नामांतरण पोर्टल है, उस पर एंटर कर देगा। अब अगर किसी तरह कोई ऑब्जेक्शंस आते हैं, ठीक है ना, ई नामांतरण पोर्टल, अब अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई ऑब्जेक्शन हुआ, तो फिर क्या होगा, ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन, और उसको लगता है कि मैटर डिस्प्यूटेड है किसी भी रीजन से, ही शैल रजिस्टर द केस बाय ट्रांसफरिंग टू रेवेन्यू कोर्ट। तो ये ऑनलाइन ई नामांतरण पोर्टल से केस कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, उसके रेवेन्यू कोर्ट पे, ताकि मैटर को डिसाइड करा जा सके। ठीक है, और अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन या डिस्प्यूट नहीं होता है तो जितने भी प्रोसीडिंग्स है वो इसी पोर्टल के थ्रू डिस्पोज ऑफ कर दी जाएंगी। आगे कुछ बातें बताई गई है कि इनिशिएट कैसे होगा, है ना, तो सब पोर्टल के थ्रू ही होगा, नोटिस इशू होंगे। सब सेक्शन 3 इजी है। सब सेक्शन 4 पे आते हैं। द तहसीलदार शाल आफ्टर गिविंग द इंटरेस्टेड पर्सन, है ना, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जो यहाँ पे हमने बात देखी है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, इंक्वायरीज होंगी, जो भी एंट्रीज है वो सब लगाई जाएंगी, और उसके बाद में ऑर्डर दे दिया जाएगा कि ठीक है इस पार्टीशन की स्वीकृति हम करते हैं, है ना, और फिर एंड में जो पटवारी रहेगा वो क्या कर देगा, केस को फाइल अप कर देगा। ठीक है, तो ये अथॉरिटी भी ध्यान रखना केस को फाइल करने की किसके पास में है, पटवारी के पास में। अगर ये प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं होती है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड, यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन नहीं करा गया है, प्रिस्क्राइब्ड वर्ड यूज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड में ये कंप्लीट नहीं होती हैं, डिस्पोज्ड ऑफ नहीं होती हैं, तो क्या होगा, तहसीलदार शैल रिपोर्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ पेंडिंग केसेस टू द कलेक्टर। तहसीलदार साहब जितनी भी इंफॉर्मेशन है पेंडिंग केसेस की वो किनको दे देंगे, कलेक्टर साहब को। तो ये अथॉरिटी भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 3 अथॉरिटीज हैं, एक तो तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर, और एक ई नामांतरण पोर्टल के थ्रू सारी चीजें होंगी। बस कोर्ट में कब रिफर होंगी, जब मैटर ऑब्जेक्टेड होगा या डिस्प्यूटेड होगा। 179 राइट टू ट्रीज इन होल्डिंग। अब जो होल्डिंग है वहां पे अगर पेड़ लगाए हुए हैं तो उस पे किसका अधिकार होगा, तो ऑल ट्रीज स्टैंडिंग इन द होल्डिंग ऑफ भूमि स्वामी शाल बिलोंग टू हिम। जो भी भूमि स्वामी की जमीन है वहां पे जो भी पेड़ हैं उन पे किसका अधिकार है, भूमि स्वामी का अधिकार है। अब nothing in subsection 1 shall affect any right increase in the holding of a भूमि स्वामी in favor of any person existing on the date of coming to force of this code। अब इस कोड के चालू होने से पहले मान लो कोई जमीन थी, उस पे कोड चालू होने के बाद में ये जमीन है बी की, उसके पहले अधिकार था ए का, ठीक है ना, अधिकार था ए का, बट भूमि स्वामी अप्लाई टू फिक्स द वैल्यूज। ठीक है, ए का अधिकार था इसके ट्रीज के ऊपर, कोड चालू होने के पहले की बात कर रहे हैं, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ या एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड। ए का अधिकार था इस जमीन पे जितने भी ट्री हैं, भले भूमि स्वामी होगा बी, तो भूमि स्वामी जो बी है आपका वो क्या कर सकता है, तहसीलदार को अप्लाई करेगा उसके बाद में आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, और क्या बोलेगा, इन ट्रीज की जो वैल्यू है उसको फिक्स कर दिया जाए ताकि ये वैल्यू ए को प्रोवाइड कर दी जाए, और देन जितने भी राइट्स हैं इस लैंड पे, इस ट्री पे, है ना, वो सब किसके फेवर में आ जाए, बी के, भूमि स्वामी के फेवर में आ जाए। शैल फिक्स द वैल्यू ऑफ सच राइट्स एंड परचेज द राइट थ्रू तहसीलदार, है ना, तहसीलदार के थ्रू ये प्राइस देके ये ट्रीज में जो अधिकार थे ए के पास में उसको परचेज कर लिया जाएगा। आगे रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ ट्रीज। अब क्या ट्रीज का ट्रांसफर हो सकता है, सेक्शन नंबर 180 बताइए, ट्रीज का ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं, उसके प्रोड्यूस का ट्रांसफर हो सकता है ना, जनरली यही हम देखते हैं, है ना,
जो भी उनके फल होंगे, आम, उसका ट्रांसफर हो सकता है ना, वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन ट्रीज ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। द ट्रांसफर बाय भूमिस्वामी ऑफ एनी ट्री, ट्रांसफर बाय भूमिस्वामी ऑफ एनी ट्री स्टैंडिंग इन द लैंड कंप्राइज्ड इन हिज होल्डिंग, जो उसके होल्डिंग पे खड़े हुए हैं ट्रीज, उनका ट्रांसफर एक्सेप्ट द प्रोड्यूस ऑफ सच ट्रीज शैल बी वॉइड। तो प्रोड्यूस ट्रांसफर हो रहा है तो ठीक है, वैलिड, लेकिन अगर भूमिस्वामी ने ट्रीज का ट्रांसफर कर दिया जो उसके जमीन पे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वॉइड। ठीक है। अब ट्रीज कब ट्रांसफर हो सकते हैं, जब जहां पे वो खड़े हैं द लैंड इटसेल्फ इज ट्रांसफर्ड, जिस होल्डिंग पे वो है उसका ही ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक, तो बस एक कंडीशन में ट्रीज ट्रांसफर हो सकते हैं कि जिससे वो अटैच्ड है उसका ट्रांसफर हो जाए। नाउ ट्रीज स्टैंडिंग इन एनी लैंड कंप्राइज्ड इन द होल्डिंग ऑफ भूमिस्वामी शैल नॉट बी अटैच्ड और सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, जो भी ट्रीज खड़े हुए हैं वो किसी भी कोर्ट की डिक्री से ना तो अटैच्ड होंगे ना सेल आउट होंगे, है ना कोई रेवेन्यू ऑफिसर का आदेश इस तरह की कोई चीजें परमिट करेगा। अंडर एन ऑर्डर मेड इन परसेंस ऑफ द प्रोविजन अनलेस द लैंड इटसेल्फ इज अटैच्ड और सोल्ड, है ना। तो ट्रीज के स्पेसिफिकली कोई भी डिक्री या ऑर्डर भी पास नहीं हो सकता, भले ही वो सिविल कोर्ट का हो, रेवेन्यू ऑफिसर का हो, कोई लॉ बोलता हो, कुछ भी, है ना। तो ये अटैच्ड भी नहीं हो सकते हैं और सोल्ड भी नहीं हो सकते हैं। बस किस कंडीशन में ये चीजें जाएंगी, जब जो लैंड है वो ही अटैच्ड या सोल्ड हो जाए बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, रेवेन्यू ऑफिसर या कुछ भी। अगर लैंड जाएगा तो उसके साथ ट्रीज जाएंगे, ट्रीज अकेले कहीं नहीं जाएंगे। ठीक, तो ये था हमारा आज का सेशन, सेक्शन 180 तक कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, है ना, काफी बड़ा हो गया ये, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शन 221 तक कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।